Join fast. Yes, screen is visible to you. Hello. Yes, Hello. sir. चलिए. So next topic is switching. Switching classified into three categories. First, we will see what is switching. Switching sends a data along different or process of forwarding packet coming from one port to another port. What is switching? Forwarding the packet from one node to another node. Switching classified into three categories. First one is circuit switching, second is packet switching, next is message switching. In our syllabus, only two switching are required: circuit switching and packet switching. Packet switching again classified into two categories: virtual circuit switch, virtual packet circuit switching, and datagram. Circuit switching is basically works on the physical layer. Now, what is circuit switching? It is a transmission mode that involves setting up a dedicated end-to-end communication. सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, हम एक डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इस्टेब्लिश करते हैं. फॉर एग्जांपल इनिशियल डेज में जब टेलीफोन एक्सचेंज चलते थे, टेलीफोन जब इनिशियल डेज में आया था तो टेलीफोन करने के लिए हमें पहले एक्सचेंज से कनेक्ट करना पड़ता था, फिर एक्सचेंज वाले मीडिएटर को कनेक्ट करते थे, फिर उसके बाद जाके सेंडिंग एंड पे हम कम्युनिकेट कर पाते थे. रिसीविंग एंड कॉमनली यूज इन टेलीफोन सिस्टम. इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड. No delay in data flow. Why no delay in data flow? Because there is a dedicated path between sender and receiver. That's why there is no delay. आप सबके पास नोट्स तो है ही ना ये? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. आपके पास ये सबके पास पीडीएफ है ना? Yes, sir. तो सर्किट स्विचिंग की ये थ्योरी है. लिंक ऑफ द communication cannot be used to send any other data even when free. It means
अगर मैंने इसको डेडिकेटेड किया है आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता है, तो कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता, बेशक वो चैनल फ्री हो. मोर बैंडविड्थ इज रिक्वायरमेंट and time is required more because established time is required. There are three phases in circuit switching. First one is circuit establishment. सबसे पहले मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करूँगा, उसके लिए जो टाइम लगेगा दैट इज द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टाइम. नेक्स्ट डेटा ट्रांसमिशन टाइम, जितना टाइम डेटा को ट्रांसमिशन करने में लगेगा दैट टाइम इज रिक्वायर्ड ऑल्सो. एंड नेक्स्ट वन इज after transferring the data we disconnect the connection, so that is circuit termination. This is the graphical representation of circuit switching. Suppose node A want to communicate with node B, so there are exchanges between these two nodes. तो सबसे पहले ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इसके साथ सेटअप करेगा, ये इसके साथ सेटअप करेगा, ये इसके साथ सेटअप करेगा, तब A और B जाके डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे. मान लीजिए पैकेट का साइज जो है वो L है, बैंडविड्थ B है, डिस्टेंस सारे नोड्स के बीच की जो है वो D है, n नंबर ऑफ हॉप्स है. व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर ऑफ हॉप्स? प्लीज चेक दिस. दिस इज वन हॉप, अनदर हॉप, अनदर हॉप, अनदर हॉप. ठीक है, तो what is the total time required to send a data? First setup time, established time. Second जो ये डेटा ट्रांसमिट करेगा वो वाला टाइम, तो वो टाइम क्या है? TT, L/D. नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम, वो क्या होगा? TP. TP कितना होगा? एक ये TP हो गया. अब हर नोड की डिस्टेंस D है, तो D/V इंटू N नोड है, N प्लस टर्मिनेशन टाइम. This is the total time required in the circuit switching. Clear? Clear, friends? Hello? Any doubt? नेक्स्ट देखिएगा, हेडर आर नॉट रिक्वायर्ड इन सर्किट स्विचिंग. हेडर इज नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट नो रीऑर्डरिंग. क्यों? क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, तो एक ही ऑर्डर में डेटा जाएगा आपका. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रीऑर्डरिंग. इट इज अप्लाइड ओनली फिजिकल लेयर. इट इज अप्लाइड ओनली फिजिकल लेयर. सर्किट स्विचिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर पे अप्लाई होती है. ठीक है, और ये बहुत ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है. ठीक है, देख लें सर्किट स्विचिंग में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लें. कुछ डाउट्स है सर्किट स्विचिंग में तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, एक बार पढ़ लें इसको. एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए.
Yes, any doubt? No, sir. ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं. मैसेज स्विचिंग. There is no dedicated path between two communicating devices. In message switching, there is no dedicated path between two communicating devices. Each message is treated as an independent unit and includes its own destination and source address. इसमें क्या होता है, हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए. ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्डिंग नेटवर्क. ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्डिंग मैसेज. सपोज मुझे किसी थर्ड पर्सन से कम्युनिकेट करना है और आपके थ्रू कर रहा हूँ, तो मैं पहले आपको भेजूंगा, आप उसको स्टोर करेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे. इफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट. रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक कंजेक्शन. कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे आपके किसी दूसरे फ्रेंड से कनेक्ट करना था, तो पहले मैंने आपको भेजा, फिर आप ट्रैफिक के अकॉर्डिंग उसको आगे भेजेंगे. some delay due to storing and forwarding is possible. Large storing capacity is required. क्योंकि क्या होगा, मैंने आपको भेजा तो आपके पास स्टोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. हो सकता है आपके थ्रू कोई और कम्युनिकेट कर रहा हो, तो उसके लिए भी आपको नीड पड़ेगी. नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग इज वर्क्स ऑन बेसिकली नेटवर्क. In this message are broken into packets. It works on store and forwarding mechanism. It works on store and forwarding messages. मान लीजिए इस तरीके से कई सारे स्विचेस लगे हुए हैं बीच में, तो पहले हम डेटा यहाँ भेजेंगे, ये स्टोर करेगा, उसके बाद ये फॉरवर्ड करेगा, फिर इसके पास जाएगा डेटा, ये स्टोर करेगा, ये फॉरवर्ड करेगा. Individual packets take different route at individual packets take different route to reach destination. Suppose मेरे पास एक ये रास्ता और है, तो एक पैकेट तो यहाँ होके गया, एक पैकेट हो सकता है यहाँ होके चला जाए, हो सकता है सारे पैकेट एक ही रास्ते से चले जाए. What are the advantages of packet switching? Bandwidth requirement is less. Bandwidth requirement is less. If one link is fail, suppose अगर ये वाली लिंक फेल हो जाए, तो मेरे पैकेट यहाँ से भी जा सकता है. In link failure, different route can be chosen for remaining packets. See, what is the mathematical representation of packet switching? देखिए, L पैकेट का साइज है, डिस्टेंस एक हॉप की D है, वेलोसिटी v है, बैंडविड्थ v है, और नंबर ऑफ हॉप्स जो है वो n है. तो सबसे पहले एक ट्रांसमिशन टाइम यहाँ लगेगा, एक ट्रांसमिशन टाइम यहाँ, एक ट्रांसमिशन टाइम यहाँ, एक ट्रांसमिशन टाइम यहाँ. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट. इट मीन्स देयर इज नो सेटअप टाइम, नो टीयर टाइम, कनेक्शन टर्मिनेशन टाइम. तो यहाँ कितने टीटी लगेंगे, जितने नंबर ऑफ हॉप्स होंगे, तो उतने टीटी लगे, प्लस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, d/b into n. Clear? Yes. See, सर्किट स्विचिंग बेसिकली, उस सर्किट स्विचिंग में अगर मैं पैकेट स्विचिंग से कंपैरिजन करूँ तो सेटअप टाइम और टीयर टाइम एक्स्ट्रा होता है, और इट इज़ गुड फॉर बस्टी डेटा, एंड पैकेट स्विचिंग इज गुड फॉर स्मॉल डेटा पैकेट्स. ठीक, एग्जाम्पल्स समझते हैं. ये है आपका डेटा ऑफ 1000 बाइट एंड बैंडविड्थ इज 1 Mbps साइज, एंड हेडर साइज इज 100 बाइट. तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लगेगा?
आपको ये बताना है। देखिएगा तो डेटा, टोटल डेटा मेरा कितना हो गया, 1100 बाइट का हो गया, 1100 बाइट का हो गया, तो मैं टीटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। टीटी फाइंड आउट कर लिया मैंने। टीटी कितना आया, एक टीटी जो आया वो मेरा आया यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करने के लिए 1100 डिवाइड बाय 10⁻⁶। लेकिन मुझे कितने टीटी लगेंगे, 1 2 3 टीटी लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ, टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि यहाँ टीपी के लिए कुछ दिया नहीं है, टीपी के लिए कुछ दिया नहीं है, इसलिए टीपी जो है वो नेग्लिजिबल है। तो ट्रांसमिशन टाइम, टोटल टाइम कितना लग गया, 3 इंटू टीटी। तो 3 इंटू टीटी वी कैलकुलेट 3.3 मिली सेकेंड, 3.3 मिली सेकेंड। क्लियर है? क्लियर भाई? चलिए अब मान लीजिए इस डेटा को मुझे 10 पैकेट्स में डिवाइड करना है, 10 पैकेट्स में डिवाइड करना है, तो टोटल टाइम बताइए कितना लगेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। या पहले 5 पैकेट्स के लिए निकाल लीजिए, मैंने 5 पैकेट्स में डिवाइड किया इसको, तो हर पैकेट का डेटा का साइज कितना हो जाएगा, 200। तो आप टोटल टाइम निकालिए, कितना टोटल टाइम लगेगा। अगर मैंने इस पैकेट को 5 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया तो टोटल, व्हाट इज द टोटल टाइम? कितना कितना भाई? 9. आवाज नहीं आई, प्लीज एक बार और बताएंगे। 0.9 मिली सेकेंड। वो तो एक पैकेट के लिए लगा, एक पैकेट के लिए लगा। अब देखिएगा इसके पास 5 पैकेट थे, हर पैकेट का साइज कितना हो गया, 300 बाइट। तो एक पैकेट का लगा कितना, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 0.9 मिली सेकेंड। बाकी 4 पैकेट भी तो होंगे ना मेरे भाई, तो प्लीज लिसन केयरफुली। पहला पैकेट जब यहाँ ट्रांसमिट हो रहा होगा, मैं दूसरा पैकेट सी, प्लीज लिसन केयरफुली। पहला पैकेट जब यहाँ ट्रांसफर हो रहा होगा तो दूसरा इस पे होगा। जब पहला पैकेट यहाँ ट्रांसफर कर रहा होगा तो दूसरा यहाँ आ चुका होगा। जब पहला पैकेट यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। जब पहला पैकेट इसके पास आ गया होगा तो दूसरा इसके यहाँ आ गया होगा, तीसरा यहाँ आ गया होगा, चौथा यहाँ आ गया। पहले पैकेट को टोटल टाइम कितना लगा आने में, 0.9 मिली सेकेंड। अब हर पैकेट इस ड्यूरेशन में बाहर आ जाएगा ना, दैट कंसेप्ट इज नोन एज पाइपलाइन। मींस हर पैकेट जो है वो एक ट्रांसमिशन टाइम में बाहर आ जाएगा, एक ट्रांसमिशन टाइम में बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट पैकेट को 9 मिली सेकेंड लगे, रिमेनिंग 4 पैकेट को हर पैकेट एक ट्रांसमिशन टाइम में बाहर आएगा। तो एक ट्रांसमिशन टाइम कितना है, 0.3। तो 4 इंटू 0.3 1.2, टोटल टाइम कितना लगा, 2.1 मिली सेकेंड। यस और नो?
क्लियर है भाई? ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? चलिए, अब मान लीजिए मैंने इस पैकेट को 10 पैकेट्स में डिवाइड किया, इस कंप्लीट पैकेट को 10 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, तो प्लीज फाइंड आउट द टोटल टाइम। फाइंड आउट द टोटल टाइम।
यस, टोटल टाइम कितना है? सर ये 5 पैकेट वाला था, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। 5 पैकेट देखिए, आप समझिए, पहला पैकेट, ये 5 पैकेट है, 1 2 3 4 5। जब पहला पैकेट यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा। जब पहला पैकेट इससे यहाँ ट्रांसफर हो रहा होगा तो दूसरा इसके पास आ गया होगा, तीसरा यहाँ ट्रांसफर हो रहा होगा, चौथा इसके पास आ गया। जब पहला यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। जब पहला बाहर आ जाएगा तो पहले को बाहर आने में टोटल टाइम कितना लगा? टोटल ट्रांसमिशन टाइम, क्योंकि टीपी तो 0 है, तो टोटल ट्रांसमिशन टाइम कितना हो गया? टीटी इंटू 3 फॉर फर्स्ट पैकेट। तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 0.9 मिली सेकेंड। अब हर पैकेट एक ट्रांसमिशन टाइम में बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अब हर पैकेट एक ट्रांसमिशन टाइम में बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। तो मेरे पास 4 पैकेट बचे हैं, 4 को कितने ट्रांसमिशन टाइम लगेंगे? 4 ट्रांसमिशन टाइम लगेंगे, तो 4 इंटू ट्रांसमिशन टाइम, तो ये 1.2 मिली सेकेंड हो गया। अब टोटल टाइम कितना हुआ? दिस प्लस दिस, इट मीन्स 2.1 मिली सेकेंड। यस और नो? यस सर। तो अब जल्दी से 10 बार आकर के बताइए। 2.4 2.4, आई विल चेक। 2.4 मिली सेकेंड। अब आप देखिएगा, जब आपने पैकेट का साइज 200 किया तो टाइम 2.1 लगा, और जब आपने पैकेट का साइज और छोटा कर दिया तो टोटल टाइम ज्यादा लग गया। इट मीन्स इन पैकेट स्विचिंग द साइज ऑफ द पैकेट नॉट टू मच लार्ज, नॉट टू मच स्मॉल, मीडियम साइज में होना चाहिए पैकेट का साइज। इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है। अगर हम और छोटा कर देंगे, 20 पैकेट कर देंगे, तो टोटल टाइम 3.3 मिली सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर भाई? कोई डाउट है भाई? बताइए। चलो, अब देखिएगा, पैकेट स्विचिंग अगेन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग और डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में हम क्या करते हैं? हम एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो हमें हेडर इज रिक्वायर्ड ओनली फर्स्ट पैकेट, केवल फर्स्ट पैकेट पे हेडर चाहिए, एंड अदर पैकेट इज रिक्वायर्ड लोकल हेडर,
क्योंकि सारे के सारे एक पाथ को फॉलो करेंगे। डेटाग्राम में क्या होगा, डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकते हैं, तो हर पैकेट को ग्लोबल हेडर की रिक्वायरमेंट होती है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो बफर की भी रिक्वायरमेंट होगी, बैंडविड्थ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इसको हम रिजर्वेशन भी करना पड़ेगा। और डेटाग्राम जो है वो कनेक्शन लेस होता है, वो कनेक्शन लेस होता है। तो जो कनेक्शन लेस है वो फास्ट होगा और जो कनेक्शन ओरिएंटेड है वो स्लो होगा। लेकिन कनेक्शन लेस जो है वो लेस रिलायबल होता है एज कंपेयर टू द कनेक्शन ओरिएंटेड। तो ऑल पैकेट फॉलो द सेम पाथ इन सर्किट स्विचिंग। यहाँ ऑल पैकेट्स जो है वो सेम पाथ भी फॉलो कर सकते हैं और डिफरेंट पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में आपको रीऑर्डरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन डेटा सर्किट स्विचिंग में आपको रीऑर्डरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग हाईली रिलायबल हो गया, ये लेस रिलायबल है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो है वो कॉस्टली होगा क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, और डेटाग्राम जो है वो लेस रिलायबल होगा। तो ये आपका सर्किट स्विचिंग खत्म हो गया, सॉरी स्विचिंग। कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देख लीजिए भाई, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर्किट स्विचिंग में, पैकेट स्विचिंग में कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
यस फ्रेंड्स, ये कोई डाउट है तो बताएं। हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी की, कुछ नो बोल डाउट क्यों सर। नहीं रहे? चलिए, तो ये भी कर ही लें। नेट को भी खत्म कर ही लेते हैं हम। ईथरनेट देखिएगा, छोटा सा टॉपिक है। ईथरनेट 80.3, नेट IEEE 802.3, इसका फ्रेम फॉर्मेट क्या है? स्टार्टिंग में 7 बाइट का प्रियम्बल होता है, जो कि 1010 का कॉम्बिनेशन होता है। 1 बाइट का SFD होता है, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर बेसिकली ये जो है, ये ऐड किया जाता है फिजिकल लेयर। 6 बाइट का इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, 6 बाइट का इसमें सोर्स एड्रेस होता है। मतलब 48 बिट का सोर्स एड्रेस, 48 बिट का डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। जब फिजिकल नेटवर्क लेयर से डेटा जब डेटा लिंक लेयर पे आता है, तो हम उसको फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। जब नेटवर्क लेयर से डेटा जो है, ये नेटवर्क लेयर है और ये डेटा लिंक लेयर है, जब यहाँ से पैकेट या डेटाग्राम फिजिकल लेयर पे आता है, तो हम उसको फ्रेम बोलते हैं। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? उसमें अपना हेडर ऐड करती है। हेडर क्या है? ये रहा है उसका। तो 7 बाइट का प्रियम्बल होता है, 1 बाइट का स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर होता है, 6 बाइट का डेस्टिनेशन एड्रेस, 6 बाइट का सोर्स एड्रेस, और 2 बाइट की लेंथ होती है, 2 बाइट की लेंथ होती है। रिमेनिंग ये डेटा है। उसके बाद CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये 4 बाइट का होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रियम्बल एंड SFD? प्रियम्बल क्या होता है? ये 1010 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, 7 बाइट का। और SFD जो है वो ये स्टैंडर्ड है, 10101011। प्रियम्बल इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द सेंडर एंड रिसीवर। प्रियम्बल क्या करता है? ये सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करता है। SFD क्या होता है? SFD ये बताता है कि भैया फ्रेम स्टार्ट हो रही है, यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, इट टेल अस फ्रेम इज स्टार्टेड। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस, इसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, 48 का है, 48 बिट का होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस कैन बी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो हम या तो मल्टीकास्ट कर रहे होंगे, या यूनिकास्ट कर रहे होंगे, या ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे। ये 6 बाइट रिप्रेजेंटेड, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है फिजिक मैक एड्रेस का, वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर्स में होता है। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, या ब्रॉडकास्ट है। ये जैसे ये 6 बाइट है, 6 ऑक्टेट है, 1 2 3 4 4 5 6, ये 6 ऑक्टेट है। तो अगर फर्स्ट बाइट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा ऑक्टेट है, इसकी अगर फर्स्ट बिट जो है, अगर ये 0 है, सॉरी LSB बिट 0 होना चाहिए। अगर जैसे ये फर्स्ट ऑक्टेट की ये 8 बिट्स है, 4 6 7 8, अगर ये बिट 0 है, इसका मतलब है यूनिकास्ट हो रहा है, यूनिकास्ट हो रहा है। अगर ये बिट 1 है, लास्ट बिट 1 है, इसका मतलब मल्टीकास्ट हो रहा है। और अगर सारे के सारे पूरे 48 बिट्स 1 है, इसका मतलब क्या है कि वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उस डेस्टिनेशन। क्लियर है? यूनिकास्ट कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट ऑक्टेट की लास्ट बिट, मतलब LSB बिट जो है वो अगर 0 है तो यूनिकास्ट हो रहा है, अगर वो 1 है तो
ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट हो रहा है, और अगर 40 के 48 बिट्स बन है तो वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। सोर्स एड्रेस भी 48 बिट का होता है। लेंथ क्या हो गई, टोटल लेंथ ऑफ द फ्रेम इंक्लूड डेटा एंड हेडर। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल लेंथ ऑफ द फ्रेम, मतलब डेटा प्लस हेडर, डेटा प्लस हेडर। तो जो ईथरनेट होता है इसमें मिनिमम डेटा का साइज 46 बाइट होता है और मैक्सिमम डेटा का साइज 1500 बाइट हो सकता है। मिनिमम इससे कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फ्रेम का साइज क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 बाइट, 12 बाइट, 12 2 14, 14 और 4 18 बाइट का हेडर ऐड होगा। तो मैंने अगर 46 बाइट में 18 बाइट हेडर ऐड कर दिया तो मिनिमम फ्रेम साइज जो है वो 64 बाइट का हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1518 बाइट का। कई कई बुक्स में आपको ये 72 का मिल जाएगा और ये 1526 का मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, प्रियम्बल और एसएफडी को भी इंक्लूड कर देते हैं लोग, लेकिन बेसिकली जो प्रियम्बल और एसएफडी है, प्रियम्बल और एसएफडी जो है वो फिजिकल लेयर द्वारा अटैच किया जाता है। इसीलिए जो आप स्टैंडर्ड देखेंगे जैसे आरएफसी वगैरह देखेंगे तो मिनिमम साइज जो है 64 बाइट का होगा और मैक्सिमम साइज फ्रेम का 1518 बाइट का। कैसे फाइंड आउट करता है, क्योंकि जो इथरनेट है वो सीडी यूज करता है तो उसमें L ग्रेटर देन इक्वल टू टीप इनटू बैंडविड्थ से निकालते हैं तो मिनिमम साइज 46 बाइट होता है। और ये 32 बिट का CRC यूज करता है फॉर एरर डिटेक्शन, ये थोड़ी सी इसकी और थ्योरी है। इसको IEEE 802.3 भी कहते हैं। स्टैंडर्ड ईथरनेट यूज ये बस टोपोलॉजी यूज करता है। There is no acknowledgement. It uses access control method as CSMA CD. It uses Manchester encoding. ये हम फिजिकल लेयर में पढ़ेंगे कि मैनचेस्टर क्या होती है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर क्या होती है। There is no priority. ईथरनेट में प्रायोरिटी नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड डेटा रेट्स को यूज करता है 10 Mbps या 100 Mbps या 1 गीगाबाइट। इसको फास्ट ईथरनेट बोलते हैं, इसको गीगाबाइट ईथरनेट बोलते हैं। दिस इज नोन एज फास्ट ईथरनेट और इसको गीगाबाइट ईथरनेट यूज करते हैं। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द 802.3 या ईथरनेट, क्या होता है, मिनिमम फ्रेम साइज इसमें 46 बाइट का है तो हम इसको रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड रियल टाइम एप्लीकेशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। मान लीजिए मुझे चैटिंग करनी है आपसे, मुझे सिर्फ हाई भेजना है तो मुझे 48 बाइट का डेटा तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इट इज नॉट यूज्ड इन real time application, interactive application, and it is also not used in client server application. Why we not use in client server application? Because there is no priority. यहाँ प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये आपका ईथरनेट हो गया। क्लियर है भैया, क्लियर है? चलिए तो आज काफ़ी है ना। आगे का नेक्स्ट क्लास में हम एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन हुआ है। उसके बाद एरर करेक्शन डिटेक्शन के बाद क्या और बचेगा इसमें, बस एरर करेक्शन और डिटेक्शन हुआ। एक्सेस कंट्रोल स्विचिंग, ये हाँ एरर करेक्शन और डिटेक्शन और बच रहा है। ठीक है, hello, you can leave the class. If you have any doubt you can ask me.